औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 का। तो प्रीवियसली हम इसमें एग्जांपल नंबर 7.2 जो है उसको स्टडी कर रहे थे। तो उस 7.2 एग्जांपल के अंदर मैंने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी और उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया था लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस एस यूनिट वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी, यहाँ पर लैम्डा जो है ये चार्ज है पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये चार्ज पाई यूनिट लेंथ के बराबर है। तो नो हमने जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक करंट आई जो है दैट इज जे डॉट डी ए के बराबर है, और जे हमें पता है कि सिग्मा ई के बराबर होता है। तो आई जो है हमारे पास ये सिग्मा ई डॉट डी ए के बराबर होगा। इसमें मैंने जे की यानी कि करंट डेंसिटी की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट जो है वो कर दिया। नो अब यहाँ पर हमें डी ए की वैल्यू चाहिए। तो डी ए जो है ये हमारे पास डी जेड डी फाई एस यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। यहाँ पर ई और डी ए की वैल्यू रखें तो आई सिग्मा ई की वैल्यू जो है वो आपके पास लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस एस यूनिट वेक्टर डॉट एस यूनिट वेक्टर डी जेड और डी फाई के बराबर है। तो एस डॉट एस जो है ये तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो आई आपके पास आ जाएगा सिग्मा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी ये एस यूनिट वेक्टर भी होगा और इसके साथ यहाँ पर एस भी आएगा, ये एक इधर इसके साथ ये एस भी आएगा। तो ये एस एस से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास लम जाएगा लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी जेड और डी फाई। तो जेड की जाएगी 0 टू एल और 0 टू 2 पाई। ठीक है जी। तो आई जो है अब आपके पास ये आ जाएगा सिग्मा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल इंटू 2 पाई। जब हम इनको इंटीग्रेट करें 0 से एल डी जेड जेड आएगा तो एल आ जाएगा, और 0 टू 2 पाई फाई आएगा तो वो 2 पाई के बराबर आ जाएगा। अब ये 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो आई आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल। तो ये आपके पास आई की वैल्यू निकल आएगी, करंट की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब हमने जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको फाइंड करना है बिटवीन द सिलेंडर्स। ये आई की वैल्यू तो हमने जो है वो निकाल ली है। तो now the potential difference between the cylinders। तो अब सिलेंडर्स के दरमियान में आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो V माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल के बराबर होगा। इसमें भी ई और डी एल की वैल्यू रखें तो डी एल, तो यहाँ पर आपके पास डी एस एस यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। तो V आ जाएगा माइनस ए टू बी, ई की वैल्यू हमने निकाली हुई है लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस एस यूनिट वेक्टर डॉट एस यूनिट वेक्टर डी एस। ये आ जाएगा एस डॉट एस 1 हो जाएगा। तो V आ जाएगा माइनस ए टू बी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस ओवर एस। लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन को बाहर निकाल लें
तो v आ जाएगा माइनस लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a टू b ds ओवर s। ठीक है जी, तो इसको अब हम राइट डाउन कर सकते हैं। ds ओवर s जो है ये लॉग ऑफ s के बराबर आ जाएगा। तो v 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल a टू b लॉग ऑफ s ये आ जाएगा। तो फर्दर अब आप इसके ऊपर लिमिट्स जो हैं उनको अप्लाई करेंगे। तो लिमिट्स को अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट लगा दें लॉग ऑफ, सॉरी a आना है a और b लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। ठीक है जी, तो ये v हो जाएगा माइनस लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को अंदर ले जाऊं तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ b माइनस लॉग ऑफ a। तो v आ जाएगा लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ b ओवर a। दैट इज द वैल्यू ऑफ द v। ये v की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम v की वैल्यू में से लैम्डा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट v लॉग ऑफ b ओवर a। ये लैम्डा की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो ये लैम्डा की वैल्यू जो है इसको उठा के हम जो i वाली वैल्यू है ये वाली इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसके अंदर जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i आपके पास आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा की जगह पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट v लॉग ऑफ b ओवर a ब्रैकेट क्लोज और l। ठीक है, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन से कट गया तो ये आएगा 2 पाई l लॉग ऑफ b ओवर a और इधर b। तो अब इसके अंदर जो ये वाली टर्म है यानी कि 2 पाई l 2 पाई इसके अंदर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट v एक कोई टर्म इसके अंदर हमने मिस कर दी है सिग्मा। हाँ ठीक है, 2 पाई l सिग्मा ओवर लॉग ऑफ b ओवर a। ठीक है, 2 पाई l सिग्मा लॉग ऑफ b ओवर a दैट इज इक्वल टू 1 ओवर r। तो ये 1 ओवर r के बराबर है। तो इसका मतलब है कि i जो है फिर यहां पर ये i जो है ये बराबर आ जाएगा v ओवर r के और v आ जाएगा i r के बराबर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ द ओहम्स लॉ, v इज इक्वल टू आई आर। v इज इक्वल टू आई आर जो है ये सबसे ज्यादा फेमिलियर फॉर्म है आपके पास ओहम्स लॉ की। तो it is the most familiar form of ओहम्स लॉ। तो ये आपके पास सबसे ज्यादा फेमिलियर फॉर्म है इसकी ओहम्स लॉ की। तो R जो है ये यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है R।
it is a constant of proportionality, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है जी, और इसको रेजिस्टेंस का नाम जो हम देते हैं। अब ये जो डिपेंड करता है, इट इज ए फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द अरेंजमेंट, इट इज द फंक्शन of geometry of the arrangement। एक तो ये जो ज्योमेट्री है अरेंजमेंट की उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, एंड द कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है जी, एक तो ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और दूसरी जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोड्स के दरमियान मीडियम की, उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास निकल आई है। तो अभी आपने देखा पीछे भी हमने एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट की थी पिछली एग्जांपल के अंदर भी। तो वो जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट की थी एज R इज इक्वल टू L ओवर सिग्मा A, ये की है, और यहां पर हमने की है R log ऑफ B ओवर A डिवाइडेड बाय 2 पाई सिग्मा L। तो R जो है इसको हम ओहम में या वोल्ट पर एम्पेयर के अंदर मेजर करते हैं। R इज measured in ohms or volt per ampere। तो अब जो प्रोपोर्शनैलिटी है V और I के अंदर, ये एक्चुअली डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है उस इक्वेशन का जो कि J इज इक्वल टू सिग्मा E वाली है। प्रोपोर्शनैलिटी between V and I is the direct consequence of the equation J is equal to sigma E। ये इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि इसी इक्वेशन से J इज इक्वल टू सिग्मा E जो इक्वेशन है इसी से हमने ड्राइव आउट किया है V इज इक्वल टू आई आर। तो ये भी ओहम्स लॉ की फॉर्म ही है, और इसी ओहम्स लॉ की फॉर्म को ही हमने V इज इक्वल टू आई आर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। तो अब अगर हम डबल करें V को, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको हम डबल कर दें, if you want to double V, अगर आप V को डबल करना चाहते हैं तो यू सिंपली डबल द चार्ज। तो आप चार्ज को डबल करेंगे ऑन द इलेक्ट्रोड्स, that doubles the इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है जब चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और ये जो है विच फॉर ओहमिक
मटीरियल, ओहमिक मटीरियल वो होता है कि जो हम ला को अबे करे डबल जे, जिससे कि करंट डेंसिटी जो है वो डबल हो जाएगी, विच डबल्स आई, और उसकी वजह से करंट भी डबल हो जाएगी। यानी कि अगर हम V को डबल करना चाहते हैं तो फिर हमें चार्ज डबल करना पड़ेगा, चार्ज डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो हम एक मटेरियल के लिए करंट डेंसिटी इंक्रीज होगी, और जब करंट डेंसिटी इंक्रीज होगी तो फिर करंट भी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब हम अगर स्टेडी स्टेट करंट्स और यूनिफॉर्म कंडक्टिविटी की बात करें तो फॉर स्टेडी स्टेट करंट्स एंड यूनिफॉर्म कंडक्टिविटी, और अगर यूनिफॉर्म कंडक्टिविटी की बात करें तो डेल डॉट ई, ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा। अब आपको पता है कि जे जो है ये सिग्मा ई के बराबर है, तो यहाँ से मैं अगर ई की वैल्यू निकालूं तो 1/सिग्मा जे के बराबर आ जाएगी, और यहाँ पर ये डेल डॉट ई, मैं ई की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दूं तो 1/सिग्मा डेल डॉट जे के बराबर आ जाएगा। और हमें पता है कि स्टेडी स्टेट के अंदर डेल डॉट जे जो है, डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है वो जीरो होता है, तो इसका मतलब है कि डेल डॉट ई 1/सिग्मा जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो फिर डेल डॉट ई भी जो है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर जीरो के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर चार्ज डेंसिटी जो है वो भी जीरो होगी। एंड देयरफॉर द चार्ज डेंसिटी इज जीरो। तो इसका मतलब है कि फिर चार्ज डेंसिटी भी जीरो होगी। तो कोई भी एन बैलेंस चार्ज अगर रिजाइड करे ऑन द सरफेस, एनी अनबैलेंस्ड चार्ज resides on the surface, यानी कि ऐसा चार्ज जो अनबैलेंस्ड हो, इक्विलिब्रियम में हो, अगर वो किसी सरफेस पे रिजाइड करे, तो फॉर द केस ऑफ स्टेशनरी चार्जेस, फॉर द केस ऑफ स्टेशनरी चार्जेस, तो अगर हम स्टेशनरी चार्जेस का केस लें और उसमें यहाँ पर ये फैक्ट यूज करें कि ई जो है वो जीरो है, यूजिंग द फैक्ट दैट ई इज इक्वल टू जीरो, स्टेशनरी चार्जेस हैं, इक्विलिब्रियम में और ई जीरो है, तो स्टिल यहाँ पर चार्जेस जो हैं वो मूव करेंगे इस केस के अंदर। Still when charges are allowed to move, तो यहाँ पर स्टिल चांस होगा कि चार्जेस, इवन के ई जीरो है, कि चार्जेस जो है मूव करेंगे। तो इसका मतलब है कि इट फॉलोज तो यहाँ से आप ये अखज़ कर सकते हैं कि जो लेप्लास इक्वेशन है, लेप्लास इक्वेशन holds
विद इन ए होमोजीनियस, कि लेप्लास इक्वेशंस जो हैं वो होल्ड करती हैं होमोजीनियस एटॉमिक मटेरियल में कैरिंग ए स्टेडी करंट। जो कि स्टेडी करंट को कैरी करता है। तो लिहाजा जो लेप्लास इक्वेशंस हैं इनकी मदद से हम पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ लेप्लास इक्वेशन we can calculate the potential। तो लेप्लास इक्वेशंस की मदद से आप पोटेंशियल जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर कोई अनबैलेंस चार्ज किसी सरफेस पर रिजाइड करता है, तो अगर केस हम वहाँ पर लेंगे स्टेशनरी चार्जेस का, इवन के अनबैलेंस चार्जेस, स्टिल चार्जेस जो हैं उनके लिए ये मौका होगा कि वो वहाँ पर मूव कर सकें। तो इसका मतलब है कि फिर अगर चार्जेस स्टिल वहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो अगर चार्ज मूव कर रहे हो तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट होता है। तो इसका मतलब है कि फिर हम किसी भी एटॉमिक मटेरियल के अंदर चूंकि चार्ज मूव कर रहे हैं, तो उसको लेप्लास इक्वेशन लगाकर तो वहाँ पर हम पोटेंशियल जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब आगे देखते हैं हम कि अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करता है फोर्स क्यू ई ऑन ए चार्ज। A given इलेक्ट्रिक फील्ड E, एक गिवन जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है प्रोड्यूसेस फोर्स QE ऑन द चार्ज Q। जो करता है और एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, और अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ की बात करें तो चार्ज विल एक्सेलरेट। तो फोर्स एक्ट कर रही है तो फिर चार्ज को एक्सेलरेट करना तो क्या जाइए, द चार्ज विल एक्सेलरेट। जब फोर्स किसी पार्टिकल के ऊपर या किसी मास के ऊपर एक्ट करती है तो वो मास एक्सेलरेट करता है, तो फिर इस चार्ज को भी एक्सेलरेट करना चाहिए। बट इफ द चार्जेस आर एक्सेलरेटिंग, लेकिन अगर चार्जेस जो है वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, बट इफ द चार्जेस आर एक्सेलरेटिंग, लेकिन अगर चार्जेस जो हैं वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वाई डज नॉट करंट इंक्रीजेज विद टाइम। तो फिर करंट क्यों नहीं इंक्रीज होती विद टाइम से? वाई डज करंट नॉट इंक्रीजेज विद टाइम। ठीक है, यानी कि करंट फिर कांस्टेंट क्यों रह रही है, इंक्रीज क्यों नहीं हो रही अगर
फोर्स एक्ट कर रही है, ज़ाहिर बात है फोर्स एक्ट करेगी तो वो उसको एक्सेलरेट करेगी और उसको करंट को फिर इंक्रीज करना चाहिए, ग्रोइंग लार्जर एंड लार्जर, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो जाना चाहिए टिल यू हैव एन till you have on the field। तो जब तक आपने फील्ड को ऑन किया हुआ है तो उतनी देर तक चार्जेस जो हैं वो एक्सेलरेट करेंगे, और जब चार्जेस एक्सेलरेट करेंगे तो फिर करंट को इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि करंट को बढ़ते जाना चाहिए, यानी कि चार्जेस एक्सेलरेट कर रहे हैं तो करंट को इंक्रीज होते जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास कि फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो एक्चुअली करंट तो कांस्टेंट रहती है, जब तक हमने फील्ड को ऑन किया तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक तो उसको बढ़ना चाहिए। तो ओहम लॉ इंप्लाई करता है, ओहम्स लॉ implies on the contrary तो ओहम लॉ कॉन्ट्रेरी तौर के ऊपर ये अप्लाई करके आया दैट ए कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूसेस दैट आर कांस्टेंट फील्ड प्रोड्यूसेस कांस्टेंट करंट। तो ओहम्स लॉ ये कहता है कि जो कांस्टेंट फील्ड है वो कांस्टेंट करंट जो है उसको प्रोड्यूस करेगी विच सजेस्ट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी को सजेस्ट कर रही है, यानी कि जो कांस्टेंट फील्ड है उसकी वजह से कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी, और अगर कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी तो उसका मतलब है कि चार्जेस की वेलोसिटी कांस्टेंट है। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इसका मतलब है कि चार्जेस की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, चार्जेस की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो अब ये चीज जो है इट इज कंट्राडिक्शन टू न्यूटन सेकंड लॉ या न्यूटन का लॉ। इट इज ए contradiction to न्यूटन लॉ। तो ये तो एक कंट्राडिक्शन है न्यूटन के लॉ से, क्योंकि न्यूटन का लॉ तो ये कहता है कि जब आप फोर्स को एक्सर्ट करेंगे तो चार्जेस जो हैं वो एक्सेलरेट करेंगे, और जब चार्जेस एक्सेलरेट करेंगे तो फिर करंट लार्जर से लार्जर होगी जब तक आपने फील्ड को ऑन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ओहम्स लॉ तो ये कह रहा है कि करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी जब तक कांस्टेंट फील्ड जो आपने अप्लाई किया। तो अब यहाँ पर मसला क्या है कि देयर आर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स, देयर आर फ्रीक्वेंट collisions of electrons with atoms। तो अब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किसी मटेरियल के अंदर तो वो कोलाइड कर रहे हैं जो एटम्स हैं with atoms when they pass through the wire, जब वो किसी वायर में से पास करते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन वायर में से पास कर रहे होते हैं तो उस वायर के एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके कोलिजन्स हो रहे होते हैं। तो इन कोलिजन्स के अंदर जो एवरेज स्पीड इलेक्ट्रॉन की वो कांस्टेंट है।
यानी कि हर कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, ठीक है, और फिर हर कोलिजन के बाद डी एक्सेलरेट होता है, फिर दोबारा एक्सेलरेट होता है, फिर डी एक्सेलरेट होता है। तो इसका मतलब है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है इन कोलिजन में वो कांस्टेंट रहती है। इन दीज कोलिजन्स द एवरेज velocity of electrons remain constant. तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वो कांस्टेंट रहती है इवन द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज एक्सेलरेटिंग। इवन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, यानी कि एक्सेलरेट होते हैं, डी एक्सेलरेट होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं, डी एक्सेलरेट होते हैं। तो इनकी एवरेज जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर कोई चेंज। ये आप इस तरह भी ले सकते हैं कि एक गाड़ी रोड पर मूव कर रही है तो बार बार उसके सामने इशारा आ जाता है, ठीक है, वो इशारे पर रुकती है, डी एक्सेलरेट होती है, फिर चलना शुरू करती है, फिर एक्सेलरेट होती है, फिर आगे इशारा आता है, फिर डी एक्सेलरेट होती है। तो इस सारे ब्लॉक्स के अंदर जब वो मूव कर रही है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वो बार बार एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट जो है वो हो रही है। तो अगर हम कहें कि इसमें कोई ब्लॉक जो उसकी लेंथ लैम्डा है, इफ लेंथ ऑफ ब्लॉक इज लैम्डा, एक ब्लॉक जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी लेंथ लैम्डा है, एंड एक्सेलरेशन इज ए, और ए जो है वो एक्सेलरेशन है, तो टाइम टेक टू गो टू द टाइम टेक टू गो टू द ब्लॉक, उस ब्लॉक में से गुजरने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा हमारे पास। आप देखें कि एस हमारे पास पता है, सेकंड इक्वेशन वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी, तो एस 1/2 ए टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर एस को हम लैम्डा से रिप्लेस कर लेते हैं, तो लैम्डा 1/2 ए टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा ओवर ए टी स्क्वायर, और यहाँ से टी आ जाएगा 2 लैम्डा ओवर ए का अंडर रूट। तो ये टाइम है जो वो उसको चाहिए। अब आप देखें कि वी एफ जो है हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन वी आई प्लस ए टी, तो वी आई तो यहाँ पर 0 है, तो वी एफ इज इक्वल टू ए टी। तो यही वी एफ जो एक्चुअली वी एवरेज है, वी एवरेज 0 प्लस ए टी डिवाइड बाई 2, तो वी एवरेज जो है ये 1/2 ए टी के बराबर आ जाएगी। अब आप इसके अंदर टी की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जब टी की वैल्यू इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा वी एवरेज 1/2 ए इंटू टी 2 लैम्डा ओवर ए आ जाएगा। तो वी एवरेज इस कार्य को अंदर ले जाएं तो 2 लैम्डा ए स्क्वायर ओवर 4 ए अंडर रूट, ये ए से कट गया, 2 से कट गया, तो वी एवरेज हमारे पास आ जाएगी लैम्डा ए ओवर 2 का अंडर रूट।
ये हमारे पास वी एवरेज की वैल्यू निकल आएगी। तो अब इस इक्वेशन के मुताबिक, ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास वी एवरेज लैम्डा है ओवर 2 की, इस इक्वेशन के मुताबिक जो वेलोसिटी है इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन। The velocity is proportional to the square root of the acceleration। तो वेलोसिटी जो आप दे सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है कि जो फिर करंट है वो प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द फील्ड, एंड देयरफॉर करंट is proportional to the square root of field। यानी कि अगर V एवरेज A अंडर रूट के बराबर है तो फिर करंट यानी कि चार्जेस मूव कर रहे हैं तो करंट होगी तो I होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन पैदा करता है, तो ये इसके स्क्वायर रूट के बराबर होगी। तो इन प्रैक्टिस जो चार्जेस हैं वो ऑलरेडी बहुत तेज मूव कर रहे हैं। इन प्रैक्टिस द चार्जेस आर ऑलरेडी मूविंग वेरी फास्ट। तो चार्जेस जो हैं वो ऑलरेडी बहुत फास्ट जो है वो मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर थर्मल एनर्जी, इनकी थर्मल जो कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से, बिकॉज ऑफ देयर थर्मल एनर्जी, अपनी थर्मल एनर्जी की वजह। जाहिर बात है उनकी काइनेटिक एनर्जी है वहाँ पर, जब वो मूव कर रहे हैं तो वही काइनेटिक एनर्जी जो एक्चुअली उनकी वो थर्मल एनर्जी है, क्योंकि उनका बार बार कोलिजन्स हो रहे हैं एटम्स के साथ। लेकिन ये जो थर्मल वेलोसिटीज हैं इनकी रैंडम डायरेक्शंस हैं, बट दीज थर्मल velocities have random directions। लेकिन ये जो थर्मल वेलोसिटीज हैं, जाहिर बात है कि वो जितने एटम्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, और जब वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं तो डिफरेंट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनके साथ कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर इनकी जो रैंडम वेलोसिटीज हैं वो डिफरेंट है और रैंडम है, एंड एवरेज जीरो एंड हैंस एवरेज इज जीरो। तो फिर इनकी अगर एवरेज है तो जीरो, क्योंकि ये एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर दें। तो यहाँ पर हम एक्चुअली आप जो टॉक कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करें। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स अक्वायर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जो टाइम है कोलिजन्स के दरमियान में, सो द टाइम
बिटवीन द कोलिजन्स। तो अब जो टाइम है कोलिजन्स के दरमियान में इज एक्चुअली मच शॉर्टर, is actually much shorter as we supposed, यानी कि उसके मुकाबले में बहुत कम है जो कि हमने सपोज किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं कि सारे चार्जेस जो हैं वो कोई डिस्टेंस लैम्डा कवर करते हैं बिटवीन देयर कोलिजन्स। तो if we assume that all charges, अगर हम ये अज्यूम करें कि जो सारे चार्जेस हैं ट्रेवल द सेम डिस्टेंस लैम्डा, travel the same distance lambda between the collisions। तो अगर हम ये सपोज करें कि जो चार्जेस हैं वो एक सेम डिस्टेंस लैम्डा कवर करते हैं बिटवीन द कोलिजन्स, तो फिर जो टाइम है देन टी जो है टाइम इनको ट्रैवल करने का लैम्डा ओवर वी थर्मल के बराबर होगा। और हमें पता है कि एंड देयरफॉर, और हमें इस बात का भी पता है कि वी एवरेज जो है ये 1/2 AT के बराबर है। तो इसमें अगर आप टी की वैल्यू रखें तो वी एवरेज 1/2 A इंटू लैम्डा ओवर वी थर्मल के बराबर ही आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, if there are n molecules per unit वॉल्यूम, अगर यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम एंड f फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और f जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम और f फ्री इलेक्ट्रॉन। तो E जो है हर एक का जो है ईच विद चार्ज Q एंड मास M, हर एक का चार्ज Q है और मास M है। तो फिर जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी इज, तो फिर जो आपके पास करंट डेंसिटी होगी वो होगी J इज इक्वल टू NF QV एवरेज। अब इसके अंदर V एवरेज की वैल्यू रखें तो J इज इक्वल टू NFQ, V एवरेज आ जाएगी 1/2 A लैम्डा ओवर V थर्मल, और यहाँ पर जो A है ये बराबर हो जाएगा F/M के। तो इसको लिख लें J NFQ 1/2 लैम्डा V थर्मल, और इसके ऊपर V थर्मल के ऊपर भी जो है ये डाल दें निशान वेक्टर का V थर्मल, और A की जगह पर F/M।
ठीक है जी। अब इस F की जगह पर F इज इक्वल टू क्यू ई आ जाएगा। F की जगह पर क्यू ई हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा J इज इक्वल टू एम एफ क्यू 1/2 लैम्डा ओवर वी थर्मल, F की जगह पर क्यू ई ओवर एम, ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ अब ये बन जाएगा J इज इक्वल टू एन एफ क्यू स्केयर लैम्डा डिवाइडेड बाय 2v थर्मल m इंटू ई। ये J की वैल्यू आ जाएगी, और यहां पर ये सारा फैक्टर जो है ये सिग्मा के बराबर है, एन एफ क्यू स्केयर लैम्डा 2v थर्मल m सिग्मा। ये कंडक्टिविटी है जो कि प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द मूवर चार्ज के। इट इज द conductivity which is proportional to the density of moving charges। तो ये कंडक्टिविटी है जो डिपेंड कर रही है डेंसिटी ऑफ मूविंग चार्जेस, यानी कि मूविंग चार्जेस जो हैं उनकी कितनी डेंसिटी है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो अब जो कोलिजन्स हो रहे हैं इनके नतीजे में जो वर्क डन है as a result of all collisions, तो जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो जो वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से इज कन्वर्टेड इनटू द हीट इन द रजिस्टर। तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है रजिस्टर के। सिंस द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वी, अब हमें पता है कि सिंस द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वी मीन पोटेंशियल डिफरेंस। जब चार्ज पर यूनिट चार्ज वर्क डन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है जब चार्जेस मूव करते हैं। एंड चार्ज flowing per unit time is I, तो वो इलेक्ट्रिक करंट है। तो फिर जो पावर डिलीवर हो रही है द पावर डिलीवर्ड इज P इज इक्वल टू वी आई, और इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इसको हम कहते हैं जॉउल हीटिंग लॉ। दिस इज
known as Joule heating लॉ। तो इस जॉल हीटिंग लॉ का मतलब यह है कि जब भी कोलिजन्स होते हैं तो उन कोलिजन्स के नतीजे के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और हीट के प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से जो रेजिस्टेंस है मटेरियल की वो बढ़ जाती है, क्योंकि कोलिजन्स जो हैं वो ज़्यादा रैपिड होते हैं और जितने ज़्यादा रैपिड कोलिजन्स होते हैं उनकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये हमने जो है ये सारा ओहम्स लॉ से रिलेटेड जो है वो स्टडी कर लिया। अब इसके अंदर एक एग्जांपल है जो कि एग्जांपल 7.1 की एक्सटेंशन है। तो अब वो हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 7.3। एग्जांपल 7.3 एक्सटेंशन एग्जांपल 7.1 की, और ये 299 पेज पर है ग्रिफिथ के। तो एग्जांपल 7.1 जो है वो क्या थी कि 7.1 में एक सिलेंडरिकल रेजिस्टर था जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये था, इसकी लेंथ L थी और ये किसी ऐसे मटेरियल से बना हुआ था जिसकी कंडक्टिविटी सिग्मा थी। तो अब यहाँ पर हमने इस केस में इस सिलेंडर के अंदर से जो करंट फ्लो कर रही थी उसको फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने ये देखना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जब करंट फ्लो कर रही है तो इस 7.3 में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो आप देखें कि ये दो सिलेंडर जो हैं इनके दरमियान में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है और ये कुछ ऐसी डायरेक्शंस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस जगह पर V नॉट है पोटेंशियल और यहाँ पर V0 है पोटेंशियल जो है। तो जो सिलेंडर है उसके अंदर इस सिलेंडर के इनसाइड V जो है वो लेप्लास इक्वेशन को ओबे करता है। विद इन द सिलेंडर V obeys लेप्लास इक्वेशन। तो सिलेंडर के अंदर, इसके अंदर सिलेंडर के V जो है वो लेप्लास इक्वेशन को ओबे करता है और आपको पता है लेप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू 0। तो इसको ओबे करता है। तो अब यहाँ पर जो है वो बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है कि एट द लेफ्ट potential is constant। तो लेफ्ट के ऊपर जो है पोटेंशियल जो कैसे है, वी मे सेट इट इक्वल टू 0 एट द लेफ्ट एंड पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो हम कहेंगे कि v इज इक्वल टू 0, इसको v के 0 के बराबर रख सकते हैं। और जो राइट एंड है इसके ऊपर भी पोटेंशियल कांस्टेंट है एट द राइट एंड potential is constant
से v इज इक्वल टू वी नॉट। तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये पोटेंशियल जो है ये v इज इक्वल टू वी नॉट के बराबर है। तो जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, यानी कि जो सिलेंडर का सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर, यानी कि जो अगर हम ये बनाएं अगर सिलेंडर, तो ये जो सरफेस है सिलेंडर की, ये वाली, इस सरफेस के ऊपर सिलेंडर के जो जे डॉट एन है दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर जे जो है वो सिग्मा ई के बराबर है। तो सिग्मा ई डॉट एन इज इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं कि ई डॉट एन इज इक्वल टू 0। तो अगर ई डॉट एन इज इक्वल टू 0 है तो फिर करली वी ओवर करली एन भी 0 के, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जो है वो भी 0 के बराबर होगा। तो जो v है और इसका जो नॉर्मल डेरिवेटिव है वो तमाम सरफेसेस को स्पेसिफाई करते हैं। with v or its normal derivative specified all surfaces। तो ये सारी सरफेसेस जो हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप पोटेंशियल जो है इसको आप यूनिकली डिटरमिन कर सकते हैं। अब पोटेंशियल कैन बी डिटरमिन्ड यूनिकली। तो इधर जो पोटेंशियल है उसको यूनिकली डिटरमिन किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर एक हम पोटेंशियल गैस करते हैं कि जो कि लेप्लास इक्वेशन को ओबे करता है और इन बाउंड्री कंडीशंस को। तो वो पोटेंशियल जो हम गैस करते हैं वो कहते हैं कि v ऑफ z इज इक्वल टू v नॉट z ओवर l के बराबर है। तो यूनिकनेस थ्योरम जो है वो एक गारंटी करता है कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है लेप्लास इक्वेशन का। तो अब आप देखें कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड होगा E, तो वो E जो है वो माइनस डेल V के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा माइनस करली ओवर करली Z V नॉट Z ओवर L। तो इसको हम लिख लेंगे माइनस V नॉट ओवर L Z यूनिट वेक्टर। और ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है। तो अब अगर कंडक्टिंग मटेरियल जो उसको रिमूव कर दिया जाए और सिर्फ एक मेटल प्लेट रह जाए, तो इस केस के अंदर फिर जो प्रेजेंट केस है इसके अंदर चार्ज अरेंज कर लेगा अपने आप को ओवर द सरफेस ऑफ द वायर और इन जस्ट सच अ वे टू प्रोड्यूस ए नाइस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन। तो यानी कि इस केस में अगर आप कंडक्टिंग मटेरियल को रिमूव कर दें, ठीक है, और सिर्फ मेटल प्लेट जो है वो रह जाए किसी आइदर एंड के ऊपर, यानी कि आप कंडक्टिंग मटेरियल वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो फिर इस केस में क्या होगा कि चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अरेंज कर लेंगे ओवर द सरफेस। और फिर जब चार्जेस एक दूसरे को अरेंज कर लेंगे ओवर द सरफेस तो फिर वायर के अंदर जो है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है डी स्टूडेंट, तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर
7.3. Now I will move ahead to example number नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मैं जो है अगले टॉपिक की तरफ जो है मूव करूंगा, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का टॉपिक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब अगर हम एक टिपिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें, मिसाल के तौर पर ये एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके साथ यहाँ पर ये एक कोई बल्ब लगा हुआ है और इसका एक टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये बल्ब जो है ये जलना शुरू हो जाएगा जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट होगा। तो हमने एक बैटरी जो है इसको यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है एक लाइट बल्ब के साथ। तो अब जब हमने ये लाइट बल्ब के साथ एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर जो है वो 3 क्वेश्चन हमारे पास अराइज होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर अराइज होता है कि करंट इज सेम ऑल द वे अराउंड द लूप। करंट इज सेम ऑल द वे अराउंड द लूप। कि करंट जो है ये सारी लूप जो है इसमें सेम है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द करंट इज सेम ऑल वे अराउंड द लूप। क्योंकि सिर्फ इस केस के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है वो बैटरी के अंदर है, तो बैटरी के इनसाइड है, यानी कि सिर्फ ड्राइविंग फोर्स जो है इस बैटरी के अंदर है। लेकिन क्यों ये पूरे के अंदर करंट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक तो ये क्वेश्चन है। अब यहां पर जो है वो कौन पुशिंग कर रहा है रेस्ट ऑफ सर्किट में, और जो ये जो पुशिंग है इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लार्ज करंट जो है वो बैटरी के अंदर पैदा होती है एंड नन ऑफ द ऑल इन लैब। सिर्फ बैटरी के अंदर एक लार्ज करंट है लेकिन बाकी के अंदर लार्ज करंट जो है वो पैदा नहीं हो रही है। तो हु इज डूइंग द पुशिंग इन द रेस्ट ऑफ द सर्किट? हु इज डूइंग द पुशिंग इन द रेस्ट ऑफ द सर्किट? तो कौन जो है वो पुशिंग कर रहा है रेस्ट ऑफ सर्किट के अंदर, एंड हाउ डज इट हैपन? और ये किस तरह हो रहा है, यानी कि कौन पुशिंग कर रहा है रेस्ट ऑफ सर्किट में, एंड हाउ डज इट हैपन, एंड हाउ डज इट हैपन, और ये किस तरह पॉसिबल हो रहा है that this push is exactly right to produce the same current, that this push is exactly right कि ये पुश जो है ये राइट है टू प्रोड्यूस द सेम करंट, the same current in each
सेगमेंट। कि ये हर सेगमेंट के अंदर जो है वो सेम करंट प्रोड्यूस कर रहा है। कौन पुश कर रहा है इसको, ठीक है, और उस पुश की वजह से एक सेम करंट जो है वो तमाम सेगमेंट्स के अंदर जो है प्रोड्यूस है। तो अब ये दूसरी बात, तीसरा मसला ये है कि गिवन दैट चार्जेस इन टिपिकल वायर मूव एट ए स्नेल पेस, यानी कि बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, वाई डज इट टेक half an hour for the current to reach the light bulb? How do all charges know to start moving at the same instant? ठीक है, तो किस तरह चार्जेस जो है वो सेम इंस्टेंट के ऊपर मूव जो है वो करना शुरू करते हैं। तो चार्जेस जो हैं वो गिवन वायर के अंदर मूव करते हैं एक स्नेल स्पेस, जो तीसरा क्वेश्चन है। The charges in the given wire move at Snell's pace। Snell's pace जो है इसके ऊपर मूव करते हैं। तो ये फिर इसको why does it take half an hour? Why does it take half an hour? तो फिर इसको हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा क्यों लगता है फॉर द करंट टू रीच द लाइट बल्ब? फॉर द करंट टू रीच द लाइट बल्ब। ठीक है, तो फिर तो लाइट बल्ब तक पहुंचने में जो करंट है उसको आधा घंटा क्यों नहीं लग जाता? अगर एक स्नेल स्पेस के ऊपर ये चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं, यानी कि बड़ी कम स्पीड पर ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो फिर इसको आधा घंटा क्यों नहीं लगता कि वो बल्ब तक पहुंचे? ठीक है, वो पहले क्यों बल्ब तक जो है वो करंट वो है पहुंच जाती है। ठीक है, हाउ डू ऑल चार्जेस नो टू स्टार्ट मूविंग एट द सेम इंस्टेंट? हाउ डू all charges know to move at the same instant? तो किस तरह तमाम चार्जेस को ये पता है कि वो मूव करना शुरू कर दें, टू स्टार्ट मूविंग एट द सेम इंस्टेंट? तो किस तरह तमाम चार्जेस को ये पता है कि वो सेम इंस्टेंट के ऊपर मूव है? यानी कि वैसे तो अगर इतनी कम स्पीड में ये चार्जेस मूव कर रहे हैं तो फिर तो इनको इस बल्ब तक पहुंचने में आधा घंटा लगना चाहिए, लेकिन ये तो फौरन ये चार्जेस जो हैं वो इस बल्ब तक पहुंच जाते हैं और बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बैटरी जो है उसके अंदर ही फोर्स है, तो करंट जो है वो किस तरह सारी लूप के अंदर फैल जाती है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन ये पुशिंग कर रहा है रेस्ट ऑफ द सर्किट के अंदर, किसकी वजह से ये पुशिंग हो रही है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर टाइम डिले क्यों नहीं है, क्यों फौरन चार्जेस जो है वो पूरे सर्किट के अंदर फैल जाते हैं। तो इन और बल्ब जो है वो ऑन, अब इनका जवाब जो है वो हमें चाहिए। तो इनका आंसर देखते हैं हम। तो आंसर है कि अगर करंट जो है वह नॉट द सेम ऑल वे राउंड, अगर करंट जो है वो हर तरफ एक जैसी नहीं है, फॉर द इंस्टेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्प्लिट सेकंड आफ्टर विच द स्विच इज क्लोज्ड,
यानी कि जो ही आप स्विच को क्लोज करते हैं यानी स्विच को ऑन करते हैं, अगर करंट जो है वो हर तरफ एक जैसी नहीं है तो चार्जेस जो हैं वो पिलिंग अप समवेयर, तो चार्जेस जो हैं वो किसी जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और ये क्रूशल पॉइंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन अकामुलेटिंग चार्जेस का, उसकी वजह से जो है यानी कि ये जो चार्जेस अकामुलेट होते हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस जो हैं वो फ्लो करना शुरू करते हैं। तो सपोज करें कि कोई जो इंस्टेंट है, किसी इंस्टेंट पर करंट जो है वो किसी बैंड के अंदर से पास करती है, ठीक है जी, किसी बैंड के अंदर से करंट जो है वो पास करती है। आप देखें कि ये देखें कि ये अगर बैंड आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये आई इन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर और इस जगह पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये करंट इधर फ्लो कर रही है और ये करंट आई आउट है। तो अब जो चार्जेस हैं, जब स्विच क्लोज होता है तो चार्जेस वुड बी पाइलिंग अप समवेयर when the switch is closed, the charges are piling up somewhere, तो चार्जेस जो हैं वो किसी जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस अकामुलेटेड चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड of this accumulating charge, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस accumulating चार्ज का is in such direction to push the charge to flow out, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा जो इस चार्जेस को बाहर की तरफ पुश करेगा। तो अब जो करंट है बैंड के अंदर, यानी कि इस बैंड के अंदर जो करंट है वो ग्रेटर होगी देन द करंट आउट, सो द करंट in the band is greater than the current out, इस बैंड के अंदर करंट ज़्यादा होगी इस करंट से कि जो करंट आउट हो रही है। तो चार्जेस जो हैं वो पाइल अप होंगे नी पे एंड दिस प्रोड्यूसेस ए फील्ड एमिंग अवे फ्रॉम द किंग। The charges will pile up on the knee, तो चार्जेस जो हैं वो नी के ऊपर पाइल अप होना शुरू हो जाएंगे and this produces a field
और इसकी वजह से एक फील्ड, ये जो नी के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं चार्ज, इसकी वजह से एक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा एमिंग अवे फ्रॉम द किंक aiming away from the किंक यानी कि इसका जो कर्व वाला ये एमिंग अवे, ये इस तरफ फील्ड जो है वो यहाँ पर पाइलअप, नी में पाइलअप होना शुरू होंगे और इस तरफ फील्ड जो है इनको बाहर की तरफ इन चार्जेस को धकेलेगा। तो ये जो अंदर की जानब करंट फ्लो कर रही है ये फील्ड उसको अपोज करेगा और जो करंट बाहर की जानब जा रही है उसको ये सपोर्ट करेगा। दिस फील्ड opposes the current flowing in slowing it down, इसको ये स्लो कर देगा जो अंदर की जानब करंट फ्लो कर रही है, एंड प्रमोट्स द करंट फ्लोइंग आउट। द करंट फ्लोइंग आउट, और जो करंट बाहर की जानब मूव कर रही है यानी कि बाहर की तरफ, ये जो करंट इस तरफ निकल रही है इसको ये प्रमोट करेगा यानी कि स्पीडिंग इट अप, इसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। यानी कि जो अंदर की जानब करंट जा रही है उसको ये फील्ड अपोज करेगा। देखिए फील्ड इस तरफ है, ये अंदर की जानब करंट जो जा रही है, और जो बाहर की जानब करंट जा रही है उसको ये स्पीड अप करेगा, इसको प्रमोट करेगा अनटिल दीज करंट्स आर इक्वल, जब तक ये करंट्स जो है वो इक्वल नहीं हो जाती। until these currents are not equal, ठीक है, जब तक ये करंट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाती, और जब ये इक्वल हो जाती हैं तो फिर इस पॉइंट के ऊपर कोई फर्दर कॉम्युलेशन जो है वो चार्ज की नहीं होती। एट विच पॉइंट there is no further commulation of charge। अब यहाँ पर फर्दर जो है कोई भी अकामुलेशन चार्ज की इस पॉइंट पर नहीं होती जहाँ पर दोनों चार्जेस जो हैं करंट्स जो है इक्वल हो जाती हैं एंड इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश, और एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, एंड इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश्ड, और एक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। यानी कि अब अंदर आने वाली करंट और बाहर जाने वाली करंट्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी और एक इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब इसकी वजह से एक यूनिफॉर्म करंट जो है वो फ्लो करेगी, और इस यूनिफॉर्म करंट की वजह से हर तरफ एक जैसी ही करंट होगी। सो इट कीप द करंट यूनिफॉर्म, so it keep
द करंट यूनिफॉर्म, तो ये करंट्स को यूनिफॉर्म जो है वो रखेगा और करंट जो है सेम ऑल अराउंड द करंट सर्किट एंड द करंट इज सेम ऑल अराउंड द सर्किट। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब है। तो तमाम सर्किट में एक जैसी करंट ही होगी। अब यहां पर दो फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं कि जिनकी वजह से जो करंट है वो सर्किट में ड्राइव हो रही है। अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम आते हैं। तो देयर आर really two forces, there are really two forces, यहाँ पर दो फोर्सेस हैं इन्वॉल्व इन ड्राइविंग द करंट। तो करंट को ड्राइव करने में दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं अराउंड ए सर्किट। सर्किट में द सोर्स एफ एस, पहली द सोर्स एफ एस जो कि कन्फाइन होगी टू द वन पोर्शन ऑफ द लूप विच इज confined to the one portion of the loop, जो लूप के एक पोर्शन पे कन्फाइंड होगी अ बैटरी, यानी कि बैटरी के अंदर कन्फाइंड होगी। और दूसरी जो है एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी जो कि सर्व करेगी स्मूथ आउट करने के लिए फ्लो को, विच serves to smooth out the flow and communicate the influence of the source to distant parts of the circuit। यानी कि जो सोर्स है उसकी कम्युनिकेशन को डेवलप कर दिया जो रेस्ट होता है सर्किट का। यानी कि सोर्स बैटरी है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि चार्जेस हैं और चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये क्या करती है, ये कम्युनिकेट करती है चार्जेस को जो डिस्टेंट पार्ट हैं सर्किट के उनके साथ। एंड communicate the influence of the source to distant parts of the circuit। ये अब हमारे पास टोटल फोर्स एफ एस प्लस ई, और ई जो है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एफ एस जो है ये सोर्स है जो कि बैटरी की वजह से है।
अब ये सोर्स जो है ये किसी वजह से भी हो सकती है, ये केमिकल फोर्स भी हो सकती है, ये कोई मैकेनिकल प्रेशर भी हो सकता है, कोई थर्मोकपल भी हो सकता है, ठीक है, कोई सोलर सेल भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि कोई भी ये सोर्स हो सकती है जिससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, थर्मोकपल के अंदर, जनरेटर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये कोई भी सोर्स जो है वो हो सकती है। तो अब अगर मैं जो है इसका इंटीग्रल ले लूँ, क्लोज इंटीग्रल, यानी कि इसको कहूँ कि एफ डॉट डी एल एफ एस डॉट डी एल और प्लस ई डॉट डी एल, ये ले लो। तो ई डॉट डी एल जो है वो 0 के बराबर होता है, ई डॉट डी एल इज इक्वल 0 फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ई डॉट डी एल जो है वो 0 के बराबर होता है किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। तो इसका मतलब है कि फिर ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगी, इंटीग्रल एफ डॉट डी एल एफ एस डॉट डी एल प्लस 0, यानी कि एफ डॉट डी एल जो है ये बराबर आ जाएगा एफ एस डॉट डी एल के। तो यहां पर अब जो ये एफ डॉट डी एल है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एफ एस डॉट डी एल। तो एप्सिलॉन जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और ईएमएफ ऑफ द सर्किट। तो अब अगर आप यहां पर हमारे पास एक आइडियल सोर्स हो ईएमएफ की with an ideal source of EMF, अगर एक आइडियल सोर्स हो हमारे पास EMF की, यानी कि रेजिस्टेंस लेस बैटरी हो, तो नेट फोर्स जो है चार्ज के ऊपर, द नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज 0। तो फिर इस केस में जो नेट फोर्स है चार्ज के ऊपर ये 0 के बराबर हो, यानी कि अगर रेजिस्टेंस लेस है तो इसका मतलब है कि जो कंडक्टिविटी है उसकी सिग्मा वो इनफाइनाइट है, सिग्मा इनफाइनाइट है। ये आइडियल केस है हमारे पास, सिग्मा इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब है कि फिर जो एफ एस प्लस ई है यहाँ पर ये एफ 0 होगा, तो एफ एस प्लस ई हो जाएगा और एफ एस जो है ये माइनस ई के बराबर आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप दो टर्मिनल्स ए और बी के दरमियान, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ए एंड बी इज, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो टर्मिनल्स ए और बी के दरमियान में, वो हो जाएगा आपके पास V इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। अब इसमें
जो है वो ई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो वी, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी ए टू बी और एफ एस डॉट डी एल माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एस डॉट डी एल आ जाएगा और यही बराबर है एप्सिलॉन के, यानी कि एप्सिलॉन जो है वो ए टू बी एफ एस डॉट डी एल के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब जो फंक्शन है बैटरी का यहाँ पर वो है टू मेंटेन, टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो द फंक्शन of battery is to sustain and maintain the potential difference। तो जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो ड्राइव करता है करंट को अराउंड द रेस्ट ऑफ द सर्किट। द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड drives the current to the rest of the circuit। तो इसका मतलब है कि जो अब जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं कि V होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसका मतलब है कि जो एप्सिलॉन है इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसका काम भी यही है कि वो सर्किट के अंदर चार्जेस जो हैं उनको मूव करवाए, यानी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये एक इफ़ेक्ट है, ठीक है, और इसके काज में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बेसिकली काम यही है कि सर्किट के अंदर चार्जेस को मूव कराना, और जो बैटरी के अंदर फोर्स होती है वो फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, उसकी वजह से पूरे सर्किट के अंदर चार्ज जो है वो फ्लो करता है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो अब कल जो है वो हम पे स्टडी करेंगे मोशनल ईएमएफ को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब यहीं पर लेक्चर जो इसको एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।